लखनऊ और कानपुर के बीच फैले उस लंबे राजमार्ग पर रात धीरे धीरे उतर रही थी। दूर तक फैली सड़क पर ट्रकों की हेडलाइटें किसी नदी में बहती रोशनी की तरह दिखाई दे रही थी। हवा में धूल, डीजल और मसालों की मिली-जुली गंध घुली हुई थी। इसी राजमार्ग के किनारे पिछले 31 वर्षों से रस्तोगी ढाबा खड़ा था। एक समय था जब यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती थी। रात के 2 बजे भी तवे पर पराठे सिक रहे होते थे। बड़ी बड़ी बसें यहाँ रुकती थीं। ट्रक चालक दूर दूर से यहाँ खाना खाने आते थे। नवविवाहित जोड़े अपनी यात्राओं के दौरान यहाँ रुककर खाना खाते थे और कई राजनेता भी अपने काफिलों से दूर होकर चुपचाप यहाँ भोजन करने आ जाते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका था। उस रात ढाबा लगभग खाली पड़ा था। 24 वर्षीय आरव रस्तोगी काउंटर के पीछे खड़ा तवे को साफ कर रहा था। पिछले 6 घंटों में उस तवे पर एक भी पराठा नहीं बना था। सड़क की दूसरी ओर चमचमाती रोशनी में नहाया हुआ एक विशाल रेस्तरां खड़ा था। उसका नाम था स्पाइस रूट एक्सप्रेस। चारों ओर रंग बिरंगी एलईडी लाइटिंग लगी हुई थी। ऊंचे स्पीकरों से लगातार विज्ञापन बज रहे थे। वहां एयर कंडीशनर लगे हुए थे। मोबाइल से भुगतान की सुविधा थी और हर तरफ दिखावे का माहौल था। आरव के चचेरे भाई रोहन ने लकड़ी के एक पुराने बक्से पर बैठते हुए कहा, जानते हो, इनके अचार भी कारखाने में बनते हैं। नोएडा की किसी फैक्ट्री से प्लास्टिक के पैकेटों में यहां भेजे जाते हैं। आरव ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आजकल लोगों को खाने का स्वाद नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ चमक धमक चाहिए। रोहन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, चाचा जी अंदर बैठे हैं। बैंक से फोन आने के बाद से वे बाहर नहीं निकले हैं। आरव कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि फोन पर क्या कहा गया होगा। पिछले 2 महीनों से बैंक के नोटिस लगातार आ रहे थे। स्पाइस रूट एक्सप्रेस केवल ग्राहकों को ही नहीं छीन रहा था, उसने बगल की जमीन भी खरीद ली थी। अब उसकी नजर रस्तोगी ढाबे की जमीन पर थी। आरव धीरे धीरे पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ गया। अंदर उसके पिता दिनेश रस्तोगी कुर्सी पर बैठे थे। उनके सामने हिसाब किताब की पुरानी डायरी खुली हुई थी। उनके झुर्रियों भरे हाथों ने 3 दशकों तक न जाने कितने लोगों के लिए भोजन बनाया था। आरव ने एक धीमे स्वर में कहा, बाबा। दिनेश ने सिर उठाया। उनकी आंखों में थकान थी। मैंने इस ढाबे के लिए अपना सब कुछ दे दिया बेटा, अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन यह काफी नहीं था। कुछ क्षण बाद वे फिर बोले, तुम जानते हो बैंक वाले ने क्या कहा? उसने कहा कि इस दुनिया में स्वाद की नहीं, ब्रांड की कीमत होती है। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वह बचपन से इसी रसोई में बड़ा हुआ था। जब वो छोटा था तब एक छोटी सी लकड़ी की चौकी पर बैठकर अपने पिता को खाना बनाते हुए देखता था। 11 वर्ष की उम्र में पहली बार उसके हाथ में चाकू आया था। उसे आज भी अपने पिता की बात याद थी। खाना परोसने से पहले उसे चखना मत भूलना। जो रसोइया अपने हाथों से बना भोजन नहीं चखता, वह केवल खाना बनाता है, उसमें अपनी आत्मा नहीं डालता। उसके पिता दिनेश रस्तोगी वर्षों पहले एक छोटे से गांव से यहां आए थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक तांबे का बर्तन और उनकी मां की मटन कोरमे की रेसिपी। धीरे धीरे वही रेसिपी इस पूरे राजमार्ग की पहचान बन गई। लेकिन समय बदल चुका था। दिनेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दुकान बंद कर दो, आज कोई नहीं आएगा। उस रात आरव अपनी पुरानी मोटरसाइकिल लेकर घर की ओर निकल पड़ा। सड़क लगभग सुनसान थी। उसके मन में अनेक विचार चल रहे थे। बैंक के नोटिस, पिता की चिंता, ढाबे का भविष्य और अपनी दादी का चेहरा। उसे याद आया कि उसकी दादी हमेशा कहा करती थी, भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं होता, भोजन लोगों के दिलों को जोड़ता है। उसी समय अचानक पीछे से एक तेज हॉर्न सुनाई दिया। आरव ने शीशे में देखा। एक विशाल कंटेनर ट्रक उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके ब्रेक फेल हो चुके थे। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक की हेडलाइटें उसकी आंखों के सामने फैल गईं। एक जोरदार टक्कर हुई। समय जैसे ठहर गया। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर हवा में उड़ रहा हो। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अगले ही क्षण उसे एक अनोखी सुगंध महसूस हुई। हल्दी, घी, केसर और ताजे मसालों की ऐसी खुशबू जैसी उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। उसे लगा जैसे कोई माँ अपने बच्चे को भोजन के लिए पुकार रही हो। फिर एक आवाज सुनाई दी, गहरी, शांत और स्नेह से भरी हुई आवाज, उठो रसोइये, दुनिया को अभी भी तुम्हारी जरूरत है। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने चारों ओर देखा और स्तब्ध रह गया। वह किसी विशाल रसोई घर में खड़ा था, लेकिन उस रसोई घर की कोई दीवार नहीं थी।
चारों ओर अनंत अंधकार फैला हुआ था और हवा में सैकड़ों चूल्हे तैर रहे थे। हर चूल्हे की आग अलग रंग की थी। कहीं नीली लौ जल रही थी, कहीं सुनहरी, कहीं गहरे लाल रंग की। आरव ने घबराकर चारों ओर देखा। उसी समय उसके सामने सुनहरे धुएं से बनी एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह एक स्त्री थी। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उनके चारों ओर सैकड़ों कलछियां घूम रही थी। उनकी कमर से बंधे पात्र से लगातार अन्न निकल रहा था। उन्हें देखते ही आरव के मुंह से अचानक शब्द निकले, अन्नपूर्णा देवी। देवी मुस्कुराई। अच्छा है कि तुमने मुझे पहचान लिया, इससे हमारा समय बचेगा। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या मैं मर गया हूं? देवी ने शांत स्वर में कहा, अभी नहीं, लेकिन तुम्हारे पास बहुत कम समय है। मैं यहां क्यों हूं? अन्नपूर्णा देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे परिवार ने 31 वर्षों तक भूखे लोगों को भोजन कराया है, क्योंकि तुम्हारी दादी ने प्रेम से भोजन बनाया, क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाया। कुछ क्षणों के लिए पूरा वातावरण मौन हो गया। फिर देवी ने आगे कहा, जब भी कोई मनुष्य प्रेम से भोजन बनाता है, वह मेरी पूजा करता है। मंदिरों में जलाए गए दीपकों से अधिक मूल्यवान वह भोजन होता है जो किसी भूखे को तृप्त करता है। आरव कुछ बोल नहीं पाया। अन्नपूर्णा देवी ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहती हूं। कैसा अवसर? मैं तुम्हें वापस भेज सकती हूं, लेकिन पहले जैसे नहीं। तुम ऐसी शक्ति प्राप्त करोगे जिसके माध्यम से तुम भोजन की वास्तविक शक्ति को समझ सकोगे। आरव ने हैरानी से उनकी ओर देखा और बदले में देवी मुस्कुराई। तुम लोगों को याद दिलाओगे कि भोजन केवल स्वाद नहीं होता, बल्कि प्रेम, स्मृतियों और भावनाओं का संगम होता है। आरव कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसके सामने अपने पिता का चेहरा उभर आया। दादी की मुस्कान दिखाई दी, पुराना तवा दिखाई दिया, ढाबे की दीवार पर बना श्री कृष्ण का चित्र दिखाई दिया। आखिरकार उसने सिर उठाया। मैं तैयार हूं। अन्नपूर्णा देवी मुस्कुराई। अचानक पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। हजारों व्यंजनों की सुगंध एक साथ हवा में फैल गई और उसी क्षण आरव को लगा कि उसका शरीर फिर से धरती की ओर लौट रहा है। दर्द वापस आ रहा था, अंधकार वापस लौट रहा था, लेकिन देवी की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी। उठो आरव, रस्त होगी। भूखे लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आरव ने जब अगली बार अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसे तेज सफेद रोशनी दिखाई दी। कुछ क्षणों तक उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहां है। उसके सिर में असहनीय दर्द हो रहा था और पूरा शरीर भारी लग रहा था। धीरे धीरे उसकी दृष्टि साफ होने लगी। उसने देखा कि वह अस्पताल के एक कमरे में लेटा हुआ था। उसके हाथों में सुइयां लगी हुई थी और बगल में एक मशीन लगातार बीप बीप की आवाज कर रही थी। उसी समय किसी की भर्राई हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। आरव, उसने सिर घुमाया। उसके पिता सामने खड़े थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर कई दिनों की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बाबा। इतना सुनते ही दिनेश रस्तोगी की आंखों से आंसू भर निकले। उन्होंने आगे बढ़कर आरव का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा, भगवान ने तुम्हें वापस भेज दिया। आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं यहां कब से हूं? 4 दिन से। 4 दिन? हाँ, डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हारा बचना लगभग असंभव था, लेकिन फिर भी तुम बच गए। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि हमारे चमत्कार ने आखिरकार आंखें खोल ही ली। डॉक्टर ने आरव की जांच की और कुछ देर बाद बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक आरव के सामने सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। हवा में एक पारदर्शी पट्टिका तैर रही थी। उस पर चमकते हुए अक्षर उभर रहे थे। अन्नपूर्णा प्रणाली सक्रिय की जा रही है। मेजबान आरव रस्तोगी। रैंक अयोग्य रसोइया। रसोई स्तर 1। विशेष योग्यताएं: चाकू संचालन स्तर 3, तवा संचालन स्तर 4, स्वाद स्मृति स्तर 2, सिस्टम अंक 0। सक्रिय कार्य: किसी अजनबी को अपने भोजन से रुलाइए। पुरस्कार 50 अंक। आरव की सांसें रुक गईं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, फिर दोबारा खोली, लेकिन सुनहरी पट्टिका अभी भी वहीं थी। उसने घबराकर अपने पिता की ओर देखा। बाबा, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? दिनेश ने हैरानी से पूछा। क्या दिखाई दे रहा है? आरव कुछ क्षणों तक चुप रहा। कुछ नहीं। अब उसे यकीन हो चुका था
कि अन्नपूर्णा देवी ने जो कुछ कहा था वह सच था। अगले कुछ दिनों तक वह अस्पताल में ही रहा। इस दौरान उसने उस रहस्यमय प्रणाली के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जब भी वो किसी भोजन के बारे में सोचता, उसके सामने नई सूचनाएं दिखाई देने लगती। एक दिन नर्स उसके लिए खिचड़ी लेकर आई। जैसे ही उसने एक चम्मच उठाया, उसके सामने अक्षर चमकने लगे। चावल मध्यम गुणवत्ता, दाल अच्छी गुणवत्ता, नमक अपेक्षा से कम, घी अपर्याप्त मात्रा, कुल स्वाद स्तर 57%। सुझाव, थोड़ी सी काली मिर्च मिलाने पर स्वाद बेहतर हो जाएगा। आरव अवाक रह गया। उसने धीरे से काली मिर्च मिलाई और दोबारा खिचड़ी चखी। स्वाद सचमुच बदल चुका था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी समय उसे अपनी दादी की बातें याद आ गई। वो हमेशा कहती थी, हर भोजन तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सबसे पहले वह सीधे ढाबे पहुंचा। पुराना बोर्ड अब भी वहीं लगा हुआ था, लेकिन अब उसकी चमक फीकी पड़ चुकी थी। प्लास्टिक की कुर्सियों पर धूल जम गई थी। तवा ठंडा पड़ा हुआ था। मटन पकाने वाला बड़ा बर्तन बिल्कुल खाली था। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अपनी हथेली उस बर्तन पर रख दी। अचानक उसके सामने फिर सुनहरी रोशनी चमक उठी। विशेष क्षमता सक्रिय, पात्र स्मृति। पिछले 31 वर्षों में इस बर्तन में 4200 किलोग्राम मटन पकाया गया है। विशेष बोनस, स्वाद में 15% वृद्धि। आरव की आंखें फैल गईं। उसे अपनी दादी की बातें याद आ गईं। वह कहा करती थी, पुराने बर्तनों की अपनी आत्मा होती है। उसे तब यह बात अंधविश्वास लगती थी, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि दादी सच कहती थी। पीछे से उसके पिता की आवाज आई, तुम्हें आराम करना चाहिए। आरव मुस्कुराया, मुझे खाना बनाना है, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। जो कुछ है वही काफी है। फ्रीजर में थोड़ा सा मटन रखा था, कुछ आटा बचा हुआ था, मसालों के डिब्बे आधे खाली थे और एक पुराने डिब्बे में उसकी दादी का बनाया हुआ गरम मसाला रखा हुआ था। जैसे ही उसने उस डिब्बे को खोला, उसके सामने फिर अक्षर उभर आए। स्वाद स्मृति सक्रिय, रस्तोगी परिवार का मूल मटन कौरमा। सटीकता 94%। विशेष सुझाव, अंतिम 2 मिनटों में सूखी मेथी मिलाइए। आरव आश्चर्य में पड़ गया। उसे याद आया कि उसके पिता वर्षों पहले मटन कोरमे में सूखी मेथी डाला करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह परंपरा समाप्त हो गई थी। उसने धीरे से मेथी को अपनी हथेलियों के बीच रगड़ा और उसे मसाले में मिला दिया। अचानक पूरी रसोई अद्भुत सुगंध से भर गई। उसी समय दरवाजे के ऊपर लगी घंटी बज उठी। एक महिला अंदर आई। वह बहुत थकी हुई लग रही। उसके कंधे पर लैपटॉप का बैग टंगा हुआ था और चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और झिझकते हुए पूछा, क्या यहां खाना मिलेगा? आरव मुस्कुराया, 20 मिनट दीजिए। महिला कुर्सी पर बैठ गई और आरव ने खाना बनाना शुरू कर दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह भोजन उसकी जिंदगी बदलने वाला था। महिला चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। बाहर रात गहरा चुकी थी। सड़क पर कभी कभार किसी ट्रक के गुजरने की आवाज सुनाई दे जाती थी। दूसरी तरफ स्पाइस रूट एक्सप्रेस की रंगीन रोशनियां अब भी चमक रही थी, लेकिन रस्तोगी ढाबे के भीतर केवल रसोई से आती पीली रोशनी दिखाई दे रही थी। आरव ने सबसे पहले मटन को बाहर निकाला। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, सुनहरे अक्षर फिर से हवा में उभर आए। सामग्री का विश्लेषण जारी है। मटन की गुणवत्ता सामान्य, नमी कम। सुझाव, दही और घी की मात्रा बढ़ाइए। आरव ने गहरी सांस ली। अब तक वो समझ चुका था कि यह प्रणाली केवल आदेश नहीं देती थी, वह उसे रास्ता दिखाती थी। उसने धीरे धीरे मसाले तैयार करने शुरू किए। इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, धनिया, जीरा। फिर उसने अपनी दादी के बनाए हुए गरम मसाले का डिब्बा खोला। जैसे ही उसकी सुगंध हवा में फैली, आरव की आंखों के सामने अचानक अनेक दृश्य घूमने लगे। उसे लगा जैसे समय पीछे लौट रहा हो। उसने अपनी दादी को देखा। वह उसी रसोई में खड़ी थी। तवे पर मसाले भून रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, मसाले कभी जल्दबाजी में मत भूनना। वे भी इंसानों की तरह होते हैं। उन्हें भी अपना मन खोलने में समय लगता है। अचानक दृश्य समाप्त हो गया। आरव ने आंखें खोली। उसके हाथ अब भी उसी डिब्बे को पकड़े हुए थे। उसी समय सुनहरे अक्षर चमक उठे। स्वाद स्मृति सक्रिय, पारिवारिक व्यंजन पुनर्निर्माण प्रगति पर है। आरव मुस्कुराने लगा।
उसने मटन को धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। उसने आटा गूंदा, पराठे तैयार की, सलाद काटा और अंत में उसने अपनी हथेलियों के बीच सूखी मेथी को रगड़कर उसमें मिला दिया। अचानक पूरी रसोई एक अद्भुत सुगंध से भर गई। कई वर्षों बाद रस्तोगी ढाबे में वैसी खुशबू फैली। बाहर बैठी महिला ने आश्चर्य से सिर उठाया। कुछ देर बाद आरव ने उसके सामने थाली रख दी। गर्मा गर्म पराठे, मटन कोरमा, प्याज और नींबू का सलाद। महिला ने थके हुए भाव से पहला निवाला उठाया। वह केवल भूख मिटाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में रखा, वह अचानक बिल्कुल शांत हो गई। कुछ क्षणों तक उसकी आंखें स्थिर रहीं, फिर धीरे धीरे उनमें आंसू भर आए। आरव घबरा गया। क्या हुआ? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने दूसरा निवाला खाया, फिर तीसरा, और उसके बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह कैसे संभव है? आरव ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या? महिला ने कांपती हुई आवाज में कहा। मेरी दादी बिल्कुल ऐसा ही खाना बनाती थी। 6 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैंने यह स्वाद कभी महसूस नहीं किया। उसने कांपते हुए हाथों से थाली की ओर देखा। तुम मुझे जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझे इसी स्वाद की जरूरत थी? आरव कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अच्छा भोजन उन बातों को भी याद रखता है जिन्हें हम भूल चुके होते हैं। महिला ने धीरे धीरे अपना भोजन समाप्त किया। वह उठी और पैसे मेज पर रखकर बाहर चली गई, लेकिन जाते जाते वह एक बार फिर मुड़ी। धन्यवाद। आरव ने सिर हिला दिया। उसी क्षण सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। कार्य पूरा हुआ। पहला दीपक, पुरस्कार 50 अंक, नई क्षमता प्राप्त हुई। स्वाद, अनुनाद। अब आप भोजन और भावनाओं के बीच के संबंध को महसूस कर सकते हैं। नई उपाधि प्राप्त हुई, अग्निरक्षक। आरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी उसके सामने एक और संदेश उभरा। नया कार्य उपलब्ध है। मरते हुए राजमार्ग को बचाइए। रस्तोगी ढाबे की प्रतिष्ठा वापस स्थापित कीजिए। समय सीमा 90 दिन। विशेष पुरस्कार उपलब्ध। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। 90 दिन, सिर्फ 90 दिन। उसने धीरे से अपने पिता की ओर देखा। दिनेश रस्तोगी की आंखों में वर्षों बाद आशा दिखाई दे रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? आरव भी मुस्कुरा उठा, कुछ नहीं बाबा। लेकिन उसके मन में केवल एक ही विचार चल रहा था। अब लड़ाई शुरू होने वाली थी और इस बार वो हारने वाला नहीं था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। बाहर सड़क पर ट्रकों की आवाजाही पहले की तरह जारी थी, लेकिन उस रात रस्तोगी ढाबे के भीतर कुछ बदल चुका था। आरव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कई वर्षों से बुझी हुई आग अचानक फिर से जल उठी हो। उसने अपने पिता की ओर देखा। दिनेश रस्तोगी पुराने तवे को साफ कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन निराशा नहीं थी। रोहन ने हंसते हुए कहा, लगता है उस महिला ने जाते जाते कोई जादू कर दिया है। आरव मुस्कुराया, जादू नहीं रोहन, लोगों को बस अच्छे भोजन की याद दिलानी होगी। अगले कुछ दिनों में आरव ने खुद को पूरी तरह रसोई में झोंक दिया। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और रात देर तक काम करता रहता। अब उसके लिए खाना बनाना पहले जैसा नहीं रह गया था। जैसे ही वह किसी मसाले को छूता, उसके सामने सुनहरी पट्टिकाएं दिखाई देने लगती। किसी दिन उसे धनिये की सही मात्रा पता चल जाती, किसी दिन उसे यह मालूम हो जाता कि किस समय पर तेल में जीरा डालना चाहिए, और कभी कभी उसे अपनी दादी की धुंधली यादें दिखाई देती थीं। उसे पहली बार समझ में आया कि उसकी दादी इतने कम साधनों के बावजूद इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे बनाती थी। उसी दौरान उसके सामने एक और संदेश दिखाई दिया। रसोई स्तर बढ़कर 2 हो गया है। नई क्षमता प्राप्त हुई। मसाला रसायन विज्ञान। अब आप मसालों के बीच के संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उस रात आरव ने अपनी दादी की पुरानी रेसिपियों को याद करने की कोशिश की। भरवाओं करेला, गुजिया, विशेष दाल, पुराना मटन कोरमा। वह लगातार प्रयोग करता रहा। कभी कोई व्यंजन सफल हो जाता तो कभी पूरी तरह बिगड़ जाता, लेकिन हर असफलता के बाद भी प्रणाली उसे कुछ नया सिखा देती थी। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगी। एक ट्रक चालक अपने साथ दूसरे चालक को लेकर आया। दूसरे दिन वह चालक 3 और लोगों को लेकर आया। कुछ दिनों के भीतर आसपास के गांवों में भी रस्तोगी ढाबे की चर्चा शुरू हो गई। एक दिन एक ट्रक चालक ने हंसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि इस ढाबे का खाना सीधे दिल तक पहुंचता है।
दिनेश रस्तोगी यह सब देखकर हैरान थे। कई बार वे चुपचाप खड़े होकर अपने बेटे को काम करते हुए देखते रहते थे। एक रात उन्होंने धीरे से पूछा, आरव सच सच बताओ, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं बस बहुत कुछ सीख कर लौटा हूं। दिनेश ने सिर हिलाया, तुम्हारी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही खाना बनाती थी। कुछ देर बाद उन्होंने फिर कहा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, क्या तुम खाने को देखते नहीं हो, उसे महसूस करते हो? आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह जानता था कि यह बात पूरी तरह सच थी। एक दिन देर रात वह रसोई में अकेला बैठा हुआ था। अचानक उसके सामने सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। नया व्यंजन तैयार करने का सुझाव। उद्देश्य, ऐसा भोजन बनाइए जो लंबे सफर पर निकले यात्रियों को ऊर्जा दे सके। आरव ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने काम शुरू कर दिया। उसने अलग अलग प्रदेशों के व्यंजनों के स्वाद को एक साथ मिलाने की कोशिश की। कहीं से उसने चाट का विचार लिया, कहीं से पराठों की शैली अपनाई, कहीं से मसालों का मिश्रण लिया। कई घंटों की मेहनत के बाद एक नया व्यंजन तैयार हुआ। जैसे ही उसने पहला निवाला चखा, उसके सामने फिर संदेश प्रकट हुआ। नया व्यंजन सफलतापूर्वक तैयार हुआ। नाम, हाईवे चाट, विशेष गुण, थके हुए यात्रियों के लिए उपयुक्त। अगले ही दिन वह व्यंजन ढाबे के मेनू में शामिल कर दिया गया और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ ही दिनों के भीतर ट्रक चालकों के बीच उस व्यंजन की चर्चा फैल गई। लोग केवल हाईवे चाट खाने के लिए वहां आने लगे। लेकिन दूसरी तरफ स्पाइस रूट एक्सप्रेस के मालिकों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक सुबह रोहन तेजी से भागता हुआ ढाबे के अंदर आया। उसके हाथ में एक रंगीन पर्चा था। इसे देखो। आरव ने पर्चा अपने हाथ में लिया। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, भव्य पाक प्रतियोगिता, जो जीतेगा वही इस राजमार्ग का राजा कहलाएगा। उस प्रतियोगिता में स्पाइस रूट एक्सप्रेस के मुख्य रसोइये विक्रम सूरी को चुनौती देने की घोषणा की गई थी। रोहन घबराया हुआ था, यह जाल है। दिनेश भी चिंतित दिखाई दे रहे थे। बेटा, विक्रम सूरी बहुत बड़ा नाम है, उसके पास वर्षों का अनुभव है। आरव कुछ बोलने ही वाला था कि उसके सामने फिर सुनहरी पट्टिका उभर आई। नया कार्य प्राप्त हुआ, हाईवे बंद हुआ, लक्ष्य विक्रम सूरी को हराइए, संभावित सफलता 34%। आरव ने एक गहरी सांस ली। फिर उसने सड़क के उस पार चमकती हुई इमारत की ओर देखा। उसके बाद उसने अपने पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर जीतने की संभावना 34% है तो हारने की संभावना केवल 66% है। रोहन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। और तुम्हें यह अच्छी खबर लग रही है? आरव हंस पड़ा। हाँ, क्योंकि अब हमारे पास उम्मीद तो है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली थी जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाले थे। विक्रम सूरी से होने वाली प्रतियोगिता की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। अगले ही दिन रस्तोगी ढाबे के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर एक छोटे से ढाबे का लड़का इतने बड़े शेफ को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है। लेकिन आरव के चेहरे पर किसी प्रकार का डर दिखाई नहीं दे रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास जाग चुका था। दूसरी ओर उसके पिता और रोहन की चिंता बढ़ती जा रही थी। उस शाम दिनेश रस्तोगी ने धीरे से कहा, बेटा, यह केवल खाना बनाने की प्रतियोगिता नहीं है। वे लोग बहुत शक्तिशाली हैं। उनके पास पैसे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं और बहुत सारे साधन हैं। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और हमारे पास क्या है? दिनेश कुछ देर तक सोचते रहे। हमारे पास, हाँ, हमारे पास मेहनत है और तुम्हारी दादी की सीख है। और दिनेश मुस्कुरा उठे। हमारे पास दिल है। आरव ने सिर हिलाया। बस वही काफी है। अगले कुछ दिनों तक उसने स्वयं को पूरी तरह अभ्यास में लगा दिया। सुबह सूर्योदय से पहले वह उठ जाता, दिन भर मसालों के साथ प्रयोग करता, रात में नई नई रेसिपियां तैयार करता। कभी कभी वो लगातार 10-10 घंटे तक रसोई में खड़ा रहता था। इसी दौरान उसकी एक नई क्षमता सक्रिय हो गई। नई क्षमता प्राप्त हुई, पूर्वज स्मृति। अब आप अपने पूर्वजों की कुछ पाक कलाओं को अनुभव कर सकते हैं। अचानक उसके सामने अनेक दृश्य प्रकट होने लगे। उसने एक विशाल महल देखा। चारों ओर बड़े बड़े चूल्हे जल रहे थे। दर्जनों लोग भोजन बनाने में व्यस्त थे। उन सब के बीच एक वृद्ध महिला खड़ी थी। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उन्होंने बड़ी सावधानी से एक बर्तन का ढक्कन बंद किया और उसके चारों ओर आटे की परत लगा दी। आरव समझ गया कि यह उसकी परदादी थी। वह पहली बार शाही रसोई में दम पुख्त शैली से भोजन बनाना सीख रही थी। अचानक दृश्य समाप्त हो गया, लेकिन तकनीक
उसके मन में अंकित हो चुकी थी। उसने तुरंत उसी विधि का अभ्यास शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। सड़क के किनारे एक बड़ा मंच बनाया गया था। स्थानीय समाचार चैनलों की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थीं। दूर दूर से लोग इस प्रतियोगिता को देखने आए थे। और तभी पहली बार आरव ने विक्रम सूरी को देखा। लंबा कद, सफेद कोट, शांत चेहरा और आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने आरव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोले, तो तुम वही लड़के हो जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। आरव ने सिर हिला दिया। विक्रम ने कहा, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। आरव ने शांति से उत्तर दिया, मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराए, अच्छी बात है। कुछ ही देर बाद प्रतियोगिता शुरू हो गई। नियम बहुत सरल थे। दोनों रसोइयों को एक ही व्यंजन बनाना था, मक्खन वाला चिकन। जज उसी के आधार पर निर्णय लेने वाले थे। आरव ने एक नजर अपने सामने रखी सामग्री पर डाली। उसी समय उसके सामने सुनहरे अक्षर प्रकट हुए। प्रतिद्वंद्वी का विश्लेषण जारी है। नाम विक्रम सूरी, अनुभव 14 वर्ष, विशेषता तकनीकी पूर्णता, कमजोरी भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। आरव कुछ क्षणों तक उन शब्दों को देखता रहा। भावनात्मक जुड़ाव का अभाव। उसे अचानक अन्नपूर्णा देवी की बातें याद आ गईं। भोजन केवल स्वाद नहीं होता, वह स्मृतियों का संग्रह होता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी दादी का चेहरा दिखाई दिया। उसे अपने पिता का पुराना तवा दिखाई दिया। उसे वो महिला याद आ गई जो मटन कोरमा खाते समय रो पड़ी थी। फिर उसने आंखें खोली और काम शुरू कर दिया। दूसरी ओर विक्रम सूरी बिजली की गति से काम कर रहे थे। उनकी हर हरकत बिल्कुल सटीक थी, लेकिन आरव जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसने धीरे धीरे मसाले तैयार किए, मक्खन गर्म किया, टमाटर पकाए, दही मिलाया और अंत में अपनी हथेलियों के बीच सूखी मेथी को रगड़कर उसमें मिला दिया। उसी समय उसके सामने एक और संदेश उभरा। स्वाद अनुनाद सक्रिय, भावनात्मक ऊर्जा स्थिर हो चुकी है। आरव ने गहरी सांस ली। कुछ देर बाद दोनों व्यंजन जजों के सामने रख दिए गए। कुछ क्षणों तक वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। पहले जज ने विक्रम का भोजन चखा। उन्होंने सिर हिलाकर उसकी प्रशंसा की। फिर उन्होंने आरव का भोजन चखा। जैसे ही पहला कौर उनके मुंह में गया, उनके चेहरे के भाव बदल गए। उन्होंने धीरे धीरे आंखें बंद कर ली। मौजूद सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। कुछ क्षणों बाद उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में नमी थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, यह स्वाद मुझे अपने बचपन में वापस ले गया। पूरा मैदान अचानक तालियों की आवाज से गूंज उठा। विक्रम सूरी चुपचाप खड़े रहे। उनके चेहरे पर विश्वास साफ दिखाई दे रहा था और उसी क्षण आरव के सामने सुनहरी रोशनी फैल गई। कार्य पूरा हुआ, हावी द्वंद्व समाप्त हुआ। परिणाम विजय नई क्षमता प्राप्त हुई। पूर्वज स्मृति स्तर बढ़ गया है। लेकिन असली आश्चर्य भी बाकी था। विक्रम सूरी धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया और फिर कहा, मैं हार गया हूं। सारा मैदान अचानक शांत हो गया। आरव ने उनकी ओर देखा। विक्रम मुस्कुराए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा किया कैसे? आरव ने उत्तर दिया, मैंने खाना बनाने की कोशिश नहीं की, मैंने किसी को घर की याद दिलाने की कोशिश की। विक्रम कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। अब मैं समझ गया। लेकिन उसी समय आरव के सामने एक और सुनहरी पट्टिका प्रकट हुई और इस बार उसे देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गई। नया कार्य उपलब्ध है। भारत रत्न भोज प्रतियोगिता, समय सीमा 60 दिन, स्थान दिल्ली, विशेष पुरस्कार गोपनीय। आरव जानता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता की घोषणा के बाद पूरा माहौल बदल गया। अब यह केवल एक छोटे से ढाबे को बचाने की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह उस सोच की लड़ाई बन चुकी थी जिसमें एक तरफ चमक दमक, बड़े बड़े विज्ञापन और दिखावा था, जबकि दूसरी तरफ भावनाएं, परंपराएं और लोगों के दिलों से जुड़ी यादें थीं। विक्रम सूरी से जीतने के बाद आरव पहली बार अपने ढाबे के बाहर खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने फिर वही सुनहरी रोशनी उभरी। विशेष चेतावनी, आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं, सावधान रहिए। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उसी समय रोहन भागता हुआ वहां पहुंचा। मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? 3 सप्लायरों ने सामान देने से मना कर दिया है। क्यों? उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। दिनेश रस्तोगी धीरे धीरे बाहर आए। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। केवल सप्लायर ही नहीं, बेटा, आज बैंक से भी फोन आया था। उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा कि अगर अगले 30 दिनों में भुगतान नहीं किया गया तो ये जमीन अपने अधिकार में ले लेंगे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। रोहन गुस्से में बोला, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे स्पाइस रूट एक्सप्रेस का हाथ है। आरव ने गहरी सांस ली। हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वही करेंगे जो हमेशा से करते आए हैं। हम खाना बनाएंगे। रोहन ने माथा पकड़ लिया। तुम हर समस्या का समाधान खाने में क्यों खोजते हो? आरव हंस पड़ा, क्योंकि अब तक हर बार यही तरीका काम आया है। अगले दिन से उसने नई योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने आसपास के छोटे किसानों से संपर्क किया। किसी से ताजी सब्जियां ली, किसी से शुद्ध घी लिया, किसी से मसाले खरीदे। धीरे धीरे पूरा इलाका उसके साथ खड़ा होने लगा। एक बुजुर्ग किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दादा ने एक बार मेरी मदद की थी, आज मेरी बारी है। एक अन्य व्यक्ति बोला, जब मेरी बेटी बीमार थी तब तुम्हारे पिता ने पूरे परिवार को कई दिनों तक मुफ्त खाना खिलाया था। आरव चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। उसे पहली बार समझ में आया कि उसके परिवार ने केवल भोजन नहीं बनाया था, उन्होंने रिश्ते बनाए थे। उसी रात उसके सामने फिर एक संदेश प्रकट हुआ। गुप्त उपलब्धि प्राप्त हुई। जन विश्वास, विशेष प्रभाव। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। उस रात एक और अप्रत्याशित घटना हुई। ढाबे के सामने एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। उसमें से लगभग 50 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर निकला। महंगा सूट, चमकदार जूते, तेज नजरें। वह सीधे आरव के सामने आकर रुक गया। तो तुम ही आरव रस्तोगी हो? जी, मेरा नाम कबीर ओबेरॉय है। यह नाम सुनते ही रोहन का चेहरा बदल गया। कबीर ओबेरॉय देश के सबसे बड़े होटल समूहों में से एक के मालिक थे। कबीर ने चारों ओर नजर दौड़ाई। पुरानी मेजें, लकड़ी की कुर्सियां, दीवारों पर जमी धूल, और फिर उनकी नजर पुराने तवे पर जाकर ठहर गई। दिलचस्प, आरव ने पूछा, आप यहां क्यों आए हैं? कबीर मुस्कुराए, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं यह जानना चाहता था कि वह लड़का कौन है जिसने विक्रम सूरी को हरा दिया। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन मंगवाया। इस बार आरव ने अपनी दादी वाली दाल और तंदूरी रोटियां तैयार की। कबीर ने पहला निवाला खाया, फिर दूसरा, और फिर बिना कुछ बोले खाना समाप्त कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और आरव की ओर बढ़ा दिया। दिल्ली आने से पहले मुझसे मिलना। आरव ने हैरानी से पूछा, क्यों? कबीर मुस्कुराए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतना कहकर वे चले गए। लेकिन जैसे ही उनकी कार दूर गई, आरव के सामने फिर सुनहरे अक्षर प्रकट हुए। विशेष सूचना, असाधारण गुरु की पहचान हो गई है। कबीर ओबेरॉय, सफलता की संभावना बढ़ रही है। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी, और शायद यह तो केवल शुरुआत थी। दिल्ली जाने में अभी कुछ सप्ताह बाकी थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो। अगली सुबह आरव ने देखा कि ढाबे के बाहर पहले से कहीं अधिक भीड़ थी। कई लोग केवल यह देखने आए थे कि आखिर वह लड़का कौन है जिसने एक प्रसिद्ध शेफ को हरा दिया था। दिनेश रस्तोगी कुछ देर तक ये सब देखते रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन भी देखूंगा। आरव मुस्कुराया, मैंने भी नहीं सोचा था बाबा। लेकिन उसी समय उसके सामने फिर से सुनहरी रोशनी चमक उठी। नया कार्य प्राप्त हुआ। दिल्ली की यात्रा के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। उद्देश्य, 3 नए व्यंजन तैयार कीजिए। समय सीमा 15 दिन। आरव ने गहरी सांस ली। 3 नए व्यंजन। यह काम सुनने में जितना आसान लग रहा था, वास्तव में उतना था नहीं। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। पहले दिन उसने 10 अलग अलग प्रयोग किए, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 20। लेकिन हर बार उसे लगता कि कुछ न कुछ कमी रह गई। कभी स्वाद ठीक नहीं होता था, कभी खुशबू कम लगती थी, कभी बनावट वैसी नहीं बन पाती थी जैसी वो चाहता था। एक रात वो अकेला बैठा हुआ था। सामने जलती हुई आंच थी और उसके हाथ में दादी का पुराना मसालों वाला डिब्बा था। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, समस्या मसालों में नहीं है। आरव ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो फिर समस्या कहां है? तुम्हारे मन में। आरव तुरंत समझ गया कि यह आवाज किसकी थी। अन्नपूर्णा देवी, तुम स्वाद ढूंढ रहे हो, लेकिन भोजन केवल स्वाद नहीं होता। फिर क्या होता है? भोजन एक कहानी होता है। आरव कुछ क्षणों तक चुप रहा। मैं समझा नहीं। देवी की आवाज फिर सुनाई दी, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वह केवल सामग्री नहीं मिलाती, वह अपनी चिंता, अपना स्नेह और अपनी उम्मीद भी उसमें मिला देती है। इसलिए वही खाना सबसे अच्छा लगता है।
आरव ने धीरे से आंखें बंद कर ली। अचानक उसके सामने अनेक दृश्य उभरने लगे। उसे अपनी दादी दिखाई दी, उसे अपने पिता दिखाई दिए, उसे वे सभी लोग दिखाई दिए जिन्होंने वर्षों तक उस ढाबे में भोजन किया था। और तभी उसे एहसास हुआ कि वह क्या भूल रहा था। उसने तुरंत एक कागज उठाया और लिखना शुरू कर दिया। पहला व्यंजन उन ट्रक चालकों के लिए था जो कई दिनों तक घर से दूर रहते थे। दूसरा व्यंजन उन यात्रियों के लिए था जो थकान से चूर होकर वहां पहुंचते थे। और तीसरा व्यंजन उन लोगों के लिए था जिन्हें अपने घर की याद आती थी। अगले कुछ दिनों तक वह लगातार मेहनत करता रहा। रोहन उसकी हालत देखकर परेशान हो गया। अगर तुमने आराम नहीं किया तो दिल्ली पहुंचने से पहले ही अस्पताल पहुंच जाओगे। आरव हौस पड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। तुम पिछले 3 दिनों से केवल चाय पी रहे हो, यह भी तो भोजन ही है। रोहन ने नाराज होकर कहा, अच्छा तो फिर अगले 3 दिन केवल चाय ही पीते रहना। उसी समय बाहर एक कार आकर रुकी। दरवाजा खुला और उसमें से कबीर ओबेरॉय बाहर निकले। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उन्होंने सीधे आरव की ओर देखा। तुम अभी तक यहीं हो? जी। और तुमने तैयारी पूरी कर ली? अभी नहीं, कबीर ने सिर हिलाया। मैंने यही सोचा था। क्यों? क्योंकि तुम अभी भी भोजन को केवल एक कला समझ रहे हो। आरव ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या वो कला नहीं है? कबीर हल्के से मुस्कुराए। नहीं, तो फिर क्या है? यह जिम्मेदारी है। कुछ देर तक वहां सन्नाटा छाया रहा। फिर कबीर ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और आरव की ओर बढ़ा दी। कल सुबह मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहना। कहां? वहां जहां तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। रोहन घबरा गया। लेकिन हम किसी अनजान आदमी के साथ कैसे जा सकते हैं? कबीर ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अगर मैं अनजान होता तो अन्नपूर्णा प्रणाली मुझे तुम्हारे सामने आने की अनुमति नहीं देती। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अविश्वास से पूछा, आपको अन्नपूर्णा प्रणाली के बारे में कैसे पता चला? कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उन्होंने धीरे से कहा, क्योंकि बहुत वर्षों पहले मैं भी उसी रास्ते से गुजरा था जिस पर आज तुम चल रहे हो। अगली सुबह सूरज निकलने से बहुत पहले ही कबीर ओबेरॉय अपनी कार लेकर ढाबे के सामने पहुंच गए। उस समय सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक केवल धुंध दिखाई दे रही थी। रोहन अभी भी उलझन में था। मुझे अब भी यह सब ठीक नहीं लग रहा है। कबीर मुस्कुराए। यह अच्छी बात है। हर बात पर तुरंत भरोसा कर लेना भी समझदारी नहीं होती। आरव ने ढाबे की ओर देखा। उसके पिता दरवाजे पर खड़े थे। दिनेश रस्तोगी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। जाओ, लेकिन ढाबे का क्या होगा? इतने वर्षों तक इस ढाबे ने हमारा साथ दिया है, अब हमारी बारी है कि हम इसका साथ दें। कुछ देर बाद कार तेजी से दिल्ली की ओर बढ़ने लगी। लगभग 5 घंटे बाद वे शहर की भीड़भाड़ से दूर एक पुराने इलाके में पहुंचे। वहां एक विशाल इमारत खड़ी थी। बाहर से देखने पर वह किसी पुराने गोदाम की तरह दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, आरव की आंखें फैल गईं। वहां एक बहुत बड़ी रसोई थी। दीवारों पर तांबे और पीतल के बर्तन टंगे हुए थे। एक ओर लकड़ी से जलने वाले चूल्हे थे और दूसरी ओर आधुनिक मशीनें रखी हुई थीं। कबीर ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, यह जगह क्या है? यह मेरा प्रशिक्षण केंद्र है, लेकिन यह किसी होटल जैसा नहीं लगता। क्योंकि यह होटल नहीं है तो फिर क्या है? कबीर कुछ क्षणों तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, यह उन लोगों का स्थान है जो भोजन को केवल व्यापार नहीं मानते। आरव ने ध्यान से उनकी ओर देखा। आपको अन्नपूर्णा प्रणाली के बारे में कैसे पता चला? कबीर हल्का सा हंसे। क्योंकि लगभग 25 साल पहले मुझसे भी यही प्रश्न पूछा गया था। आरव स्तब्ध रह गया। क्या आपके पास भी वही शक्ति है? हां, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो अलग होती है। अलग कैसे? कबीर उसे एक पुराने कमरे की ओर ले गए। कमरे की दीवारों पर अनेक चित्र लगे हुए थे। एक चित्र में एक बूढ़ा आदमी मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठा हुआ था। दूसरे चित्र में एक महिला मुस्कुरा रही थी। तीसरे चित्र में एक युवा लड़का था। कबीर ने कहा, इन सबको अन्नपूर्णा देवी ने चुना था। क्या ये सब महान रसोइये थे? नहीं। फिर? इनमें से कुछ किसान थे, कुछ सैनिक थे और कुछ साधारण गृहिणियां थी। आरव हैरान रह गया। लेकिन ऐसा क्यों? कबीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि भोजन केवल रसोइयों की दुनिया तक सीमित नहीं है। उन्होंने दीवार पर लगे एक चित्र की ओर इशारा किया। इन्हें देख रहे हो? आरव ने सिर हिलाया।
ये राजस्थान के रहने वाले थे। भयंकर अकाल के समय इन्होंने अपने गांव के लोगों को भूखा नहीं मरने दिया था। फिर उन्होंने दूसरे चित्र की ओर संकेत किया और यह महिला पूर्वोत्तर भारत के एक छोटे से गांव से थी। उन्होंने अपने जीवन में हजारों अनाथ बच्चों को भोजन कराया था। आरव कुछ देर तक उन चित्रों को देखता रहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि अन्नपूर्णा प्रणाली का उद्देश्य केवल स्वादिष्ट भोजन बनाना नहीं था। इसका उद्देश्य उससे कहीं बड़ा था। उसी समय उसके सामने फिर सुनहरी रोशनी चमक उठी। नया मिशन प्राप्त हुआ। भोजन के वास्तविक अर्थ को समझिए। प्रगति 0%। कबीर मुस्कुराए। लगता है कि तुम्हें भी संदेश मिल गया। आरव की आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे सामने भी कभी यही संदेश आया था। अगले कुछ दिनों तक प्रशिक्षण शुरू हो गया, लेकिन यह प्रशिक्षण वैसा नहीं था जैसा आरव ने सोचा था। पहले दिन कबीर ने उसे केवल सब्जियां धोने का काम दिया। दूसरे दिन बर्तन साफ करने के लिए कहा। तीसरे दिन पूरा फर्श साफ करवाया। चौथे दिन उसे केवल आटा गूंदने के लिए कहा गया। 5वें दिन तक आरव का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में पूछा, हम खाना कब बनाएंगे? कबीर ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब तुम भोजन का सम्मान करना सीख जाओगे। लेकिन मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूं। काम करना और उसका सम्मान करना दोनों अलग बातें हैं। आरव चुप हो गया। फिर कबीर उसे रसोई के पीछे बने एक छोटे से बगीचे में ले गए। वहां धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च और कई तरह की सब्जियां उगाई जा रही थी। कबीर ने एक टमाटर तोड़ा और उसे आरव की ओर बढ़ा दिया। इसे खाओ। आरव ने एक टुकड़ा मुंह में रखा। उसका स्वाद बिल्कुल अलग था। ऐसा क्यों लग रहा है? कबीर मुस्कुराए। क्योंकि पहली बार तुम केवल खा नहीं रहे हो बल्कि समझ भी रहे हो। उसी क्षण सुनहरी रोशनी फिर चमकी। नया कौशल प्राप्त हुआ। सामग्री बोध। अब आप किसी भी सामग्री की गुणवत्ता को पहले से कहीं बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उस रात कबीर और आरव रसोई के बाहर बैठे हुए थे। आकाश तारों से भरा हुआ था। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर कबीर ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम्हें पता है कि अन्नपूर्णा प्रणाली कब शुरू हुई थी? नहीं, बहुत पहले। इतना पहले कि कोई उसकी सही तारीख नहीं जानता। और इसका उद्देश्य क्या है? कबीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, यह दुनिया को यह याद दिलाना है कि भूख सबसे बड़ा दुख है और भोजन सबसे बड़ा उपहार। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा, और अब तुम्हें इसके अगले चरण के लिए तैयार होना होगा। कौन सा चरण? कबीर के चेहरे पर गंभीरता छा गई। दिल्ली में होने वाली प्रतियोगिता केवल एक प्रतियोगिता नहीं है। वहां तुम्हारा सामना उन लोगों से होगा जो किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं। उसी समय आरव के सामने सुनहरे अक्षर प्रकट हुए। चेतावनी, विशेष प्रतिद्वंद्वियों की पहचान हो गई है। संभावित खतरा अत्यधिक। आरव ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। दिल्ली पहुंचने में अब केवल 10 दिन बचे थे। कबीर ओबेरॉय के प्रशिक्षण केंद्र में हर दिन पहले से अधिक कठिन होता जा रहा था। आरव को अब समझ में आने लगा था कि कबीर उसे केवल बेहतर रसोइया नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उससे कहीं अधिक कुछ सिखाना चाहते थे। एक सुबह कबीर उसे शहर से बहुत दूर एक छोटे से गांव में ले गए। आरव ने हैरानी से पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? कबीर मुस्कुराए, आज तुम्हारी रसोई नहीं, तुम्हारे मन की परीक्षा होगी। गांव बहुत छोटा था। वहां मिट्टी के घर बने हुए थे। कुछ बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे और कुछ बुजुर्ग पेड़ों की छाया में बैठे हुए थे। कबीर ने कहा, आज तुम इन्हीं लोगों के लिए भोजन बनाओगे। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन यहां तो कोई रसोई भी नहीं है। यही तो परीक्षा है। कुछ ही देर बाद उसे पता चला कि उसके पास बहुत सीमित सामग्री थी। थोड़ा सा आटा, कुछ आलू, थोड़ी सी दाल, कुछ मसाले और थोड़ा सा घी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, क्या इतने सामान से पूरे गांव का पेट भर जाएगा? कबीर ने शांत स्वर में कहा, अगर भोजन में केवल सामग्री की शक्ति होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे अच्छे रसोइये होते। आरव कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने काम शुरू कर दिया। उसने मिट्टी के चूल्हे जलाए, दाल तैयार की, आलू की सब्जी बनाई, रोटियां सेंकी। धीरे धीरे पूरे गांव में भोजन की खुशबू फैलने लगी। कुछ ही देर बाद बच्चे वहां आ गए। उनके पीछे बुजुर्ग लोग भी पहुंच गए। एक छोटी सी लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा, भैया, क्या यह खाना हमारे लिए है? आरव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ। उस लड़की की आंखें चमक उठी। जब सब लोगों ने भोजन करना शुरू किया तो आरव चुपचाप खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। उसी समय उसके सामने सुनहरे अक्षर उभर आए। मिशन पूरा हुआ।
भोजन का वास्तविक अर्थ समझ लिया गया है। नई क्षमता प्राप्त हुई, हृदय स्पर्श। अब आप लोगों की भावनाओं को पहले से अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकेंगे। उसी क्षण आरव को अपने चारों ओर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे वहां मौजूद हर व्यक्ति की खुशी उसके भीतर उतर रही हो। एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारे हाथों में जादू है। आरव मुस्कुरा दिया, नहीं बाबा, ये जादू नहीं है। तो फिर क्या है? शायद ये अपनापन है। वापस लौटते समय कबीर बिल्कुल शांत थे। काफी देर बाद उन्होंने कहा, अब तुम पहले से बदल चुके हो। कैसे? पहले तुम केवल जीतना चाहते थे और अब तुम लोगों को खुश करना चाहते हो। आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसे महसूस हो रहा था कि कबीर सही कह रहे थे। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे वे राजधानी के पास पहुंचते जा रहे थे, सड़कें चौड़ी होती जा रही थीं और इमारतें ऊंची होती जा रही थीं। शाम होते होते वे एक विशाल परिसर के सामने पहुंच गए। उस भवन के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, भारत रत्न भोज प्रतियोगिता। आरव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसके सामने सुनहरी रोशनी चमक उठी। विशेष क्षेत्र में आपका स्वागत है। प्रतियोगियों की संख्या 120। पहचान की प्रक्रिया जारी है। आरव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से आए रसोइये दिखाई दे रहे थे। कहीं कोई पारंपरिक पोशाक पहने हुए था, तो कहीं कोई आधुनिक शेफ की वर्दी में खड़ा था। उसी समय अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मुख्य द्वार से एक व्यक्ति अंदर आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसके पीछे कई लोग चल रहे थे। कबीर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने धीरे से कहा, मुसीबत आ गई। आरव ने आश्चर्य से पूछा, कौन है यह? कबीर ने गहरी सांस ली। इसका नाम विराज कपूर है। क्या ये बहुत बड़ा रसोइया है? कबीर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, नहीं। तो फिर? ये उस आदमी का बेटा है जिसने वर्षों पहले मुझे हराने की कोशिश की थी। उसी क्षण सुनहरे अक्षर फिर से चमक उठे। चेतावनी, विशेष प्रतिद्वंद्वी की पहचान हो गई है। नाम विराज कपूर। खतरे का स्तर अत्यधिक। आरव समझ गया कि अब उसके सामने केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। प्रतियोगिता का पहला दिन शुरू होने वाला था। विशाल सभागार रोशनी से जगमगा रहा। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए रसोइये अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। कहीं कश्मीर के मसालों की खुशबू फैल रही थी, तो कहीं दक्षिण भारत के व्यंजनों की महक वातावरण में घुली हुई थी। लेकिन आरव का ध्यान केवल एक व्यक्ति पर टिका हुआ था, विराज कपूर। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने सहायकों को निर्देश दे रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, उससे सावधान रहना। आरव ने पूछा, क्या वह सचमुच इतना खतरनाक है? कबीर कुछ क्षणों तक चुप रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, उसके पास प्रतिभा है, अनुभव है, धन है और शक्ति भी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसी समय प्रतियोगिता के आयोजक मंच पर पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराते हुए घोषणा की, सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। पहला चरण आज से शुरू होगा। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठा। आज का विषय है स्मृति। यह शब्द सुनते ही आरव के चेहरे के भाव बदल गए। आयोजक ने आगे कहा, आपको ऐसा भोजन तैयार करना है जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन की सबसे अनमोल याद दिला सके। आरव के सामने अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठी। विशेष मिशन सक्रिय। विषय स्मृति। लक्ष्य भोजन के माध्यम से हृदय को स्पर्श करना। आरव ने गहरी सांस ली। उसे तुरंत अपनी दादी की बातें याद आ गईं। स्वाद केवल जीभ पर नहीं, यादों में बसता है। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर पहुंच गए। आरव ने धीरे धीरे अपनी सामग्री एकत्रित करनी शुरू कर दी। उधर विराज कपूर बिजली की गति से काम कर रहा था। उसके सहायक लगातार उसके आदेशों का पालन कर रहे थे। कुछ देर बाद विराज ने मुस्कुराते हुए आरव की ओर देखा, तुम्हारा ढाबा कैसा चल रहा है? आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहले से बेहतर। विराज हंस पड़ा, अच्छा है, क्योंकि प्रतियोगिता के बाद तुम्हें फिर वहीं लौटना पड़ेगा। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने काम में व्यस्त हो गया। इस बार उसने बहुत साधारण सामग्री चुनी, आलू, दाल, घी, आटा और कुछ मसाले। पास खड़े एक प्रतियोगी ने हैरानी से पूछा, क्या तुम सचमुच इन चीजों से प्रतियोगिता जीतने की सोच रहे हो? आरव मुस्कुराया, मैं प्रतियोगिता नहीं जीतना चाहता। तो फिर?
मैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूं। कुछ ही देर बाद पूरे वातावरण में खुशबू फैलने लगी। उसी समय अचानक उसके सामने एक और संदेश दिखाई दिया। पूर्वज स्मृति सक्रिय, विशेष सहायता उपलब्ध। अचानक आरव को अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। धीमी आंच। उसने तुरंत आंच कम कर दी। अब थोड़ा सा की। उसने वैसा ही किया। अब इंतजार करो। आरव मुस्कुराने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दादी उसके बिल्कुल पास खड़ी हो। दूसरी ओर विराज कपूर ने बहुत जटिल व्यंजन तैयार किया था। उसकी सजावट देखकर सभी लोग हैरान थे। आखिरकार निर्णय का समय आ गया। पहले विराज का भोजन परोसा गया। जजों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। उसके बाद आरव की बारी आई। मुख्य जज ने पहला कौर मुंह में रखा। कुछ क्षणों तक वे चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ देर बाद उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे मेरी मां याद आ गई। यह सुनते ही पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। विराज कपूर के चेहरे का रंग बदल गया। लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। अचानक पूरे हॉल की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा फैल गया। लोग घबरा गए। उसी क्षण आरव के सामने सुनहरे अक्षर चमक उठे। चेतावनी, किसी ने प्रतियोगिता के नियमों को तोड़ने का प्रयास किया है। खतरे का स्तर बढ़ रहा है। आरव समझ गया कि यह केवल एक प्रतियोगिता नहीं थी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। अचानक पूरे सभागार में अंधेरा छा गया। कुछ लोगों ने अपने मोबाइल फोन की रोशनी जला ली, जबकि कुछ लोग घबरा कर इधर उधर देखने लगे। लेकिन आरव शांत खड़ा रहा। उसे समझ में आ गया था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसी समय उसके सामने फिर सुनहरे अक्षर चमक उठे। चेतावनी, बाहरी हस्तक्षेप का पता चला है। मुख्य सर्वर से संपर्क टूट गया है। सभी प्रतिभागियों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। कुछ ही क्षणों बाद आपातकालीन बिजली व्यवस्था चालू हो गई और पूरा हॉल फिर से रोशनी से भर गया। मंच पर खड़े अधिकारियों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। विराज कपूर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, मामला उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। आरव ने उनकी ओर देखा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे विराज का हाथ है? कबीर ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। फिर बोले, मुझे अभी कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि यह संयोग नहीं है। तभी मुख्य आयोजक मंच पर आए। सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे शांत रहें। प्रतियोगिता जारी रहेगी। पहला चरण समाप्त हो गया था। प्रतियोगियों की संख्या 120 से घटकर 60 रह गई थी। आरव का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर विराज कपूर के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देने लगा। वह धीरे धीरे आरव के पास आया और बोला, भाग्य हमेशा तुम्हारा साथ नहीं देगा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भाग्य पर भरोसा नहीं है। तो फिर किस पर भरोसा है? अपने लोगों पर। विराज बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उस रात सभी प्रतियोगियों के ठहरने की व्यवस्था एक बड़े भवन में की गई थी। लेकिन आधी रात के समय आरव की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। वह तुरंत उठकर बाहर चला गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई थी, आरव। उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने सुनहरी रोशनी फैल गई। कुछ ही क्षणों बाद अन्नपूर्णा देवी उसके सामने प्रकट हो गई। आरव ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत आगे आ चुके हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। हाँ। आरव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, क्या विराज भी आपकी शक्ति का उपयोग करता है? देवी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। तो फिर उसके पास इतनी शक्ति कहां से आई? देवी की मुस्कान गायब हो गई। दुनिया में हर शक्ति प्रकाश से नहीं आती। आरव के चेहरे पर चिंता उभर आई। क्या आप कहना चाहती हैं कि कुछ लोग भोजन को प्रेम का माध्यम नहीं बल्कि नियंत्रण का साधन मानते हैं, और विराज उन्हीं लोगों में से एक है? देवी ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उन्होंने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। तुरंत हवा में एक चमकदार थाली दिखाई दी। वह सोने जैसी चमक रही थी। उसकी सतह पर अनेक आकृतियां उकेरी गई थी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? इसे स्वर्ण थाल कहते हैं। इसमें ऐसा क्या विशेष है? जो व्यक्ति इसे प्राप्त करता है वह लाखों लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता हासिल कर लेता है। आरव स्तब्ध रह गया। तो क्या यही इस प्रतियोगिता का असली उद्देश्य है? हाँ। और अगर यह गलत हाथों में चली गई तो? अन्नपूर्णा देवी की आंखों में गंभीरता उतर आई। तब भोजन लोगों के दिलों को जोड़ने के बजाय उन्हें बांटने लगेगा।
यह सुनकर आरव कुछ क्षणों तक मौन खड़ा रहा। उसके सामने अपने पिता का चेहरा उभर आया। उसे अपना पुराना ढाबा याद आ गया। उसे वे ट्रक चालक याद आए जो वर्षों तक वहां आते रहे थे। और फिर उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई दी। जिस दिन भोजन से प्रेम समाप्त हो जाएगा उस दिन उसका स्वाद भी समाप्त हो जाएगा। उसी क्षण सुनहरी रोशनी फिर चमक उठी। अंतिम चरण सक्रिय। उद्देश्य स्वर्ण थाल की रक्षा कीजिए। असफलता का परिणाम अज्ञात। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। अब यह केवल उसके ढाबे की लड़ाई नहीं थी, यह उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी बन चुकी थी और उसे हर हाल में जीतना था। अगली सुबह दिल्ली का आसमान बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन प्रतियोगिता स्थल के भीतर माहौल पहले से कहीं अधिक तनावपूर्ण था। आज अंतिम चरण शुरू होने वाला था। पूरे देश से आए हुए पत्रकार, प्रसिद्ध रसोइये और उद्योगपति वहां मौजूद थे। हर किसी की नजर केवल एक ही चीज पर टिकी हुई थी, स्वर्ण थाल। वह एक पारदर्शी कांच के भीतर रखी हुई थी। उसकी सुनहरी सतह पर जटिल आकृतियां बनी हुई थी और उस पर पड़ने वाली रोशनी पूरे हॉल को प्रकाशित कर रही थी। आरव ने जैसे ही उसकी ओर देखा, उसके सामने सुनहरी रोशनी चमक उठी। स्वर्ण थाल की पहचान हो गई है। स्थिति संरक्षित, विशेष गुण अज्ञात। कबीर धीरे धीरे उसके पास आए। याद रखना, जीत केवल स्वाद से नहीं मिलेगी। आरव मुस्कुराया। मुझे पता है। उसी समय मंच पर खड़े मुख्य निर्णायक ने घोषणा की, अंतिम चरण शुरू होता है। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। आज आपको ऐसा भोजन तैयार करना है जो भारत की आत्मा को दर्शाता हो। यह सुनते ही सभी प्रतियोगी अपने अपने स्थानों की ओर बढ़ गए, लेकिन आरव बिल्कुल शांत खड़ा रहा। विराज कपूर मुस्कुराया। क्या हुआ, तुमने हार मान ली? आरव ने उसकी ओर देखा। नहीं, मैं केवल सोच रहा हूं। किस बारे में? उस चीज के बारे में जिसे तुम कभी समझ नहीं पाओगे। विराज का चेहरा कठोर हो गया। उसी समय प्रतियोगिता शुरू हो गई। किसी ने कश्मीरी व्यंजन बनाना शुरू किया, किसी ने राजस्थानी भोजन चुना, किसी ने बंगाल की मिठाइयां तैयार करनी शुरू कर दी। लेकिन आरव ने कुछ अलग करने का निश्चय किया। उसने अपने सामने अलग अलग राज्यों की सामग्री रखी। पंजाब का घी, राजस्थान के मसाले, कश्मीर का केसर, दक्षिण भारत की करी पत्तियां, पूर्वोत्तर भारत की जड़ी बूटियां। और फिर उसने काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि लोगों को उन्हें देखना भी मुश्किल हो रहा था। उसी समय उसके सामने एक के बाद एक अनेक संदेश प्रकट होने लगे। साध अनुनाद सक्रिय, पूर्वज स्मृति सक्रिय, हृदय स्पर्श सक्रिय, सामग्री बोध सक्रिय। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हों। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपनी दादी दिखाई दी, उसे अपने पिता दिखाई दिए, उसे वे किसान दिखाई दिए जिन्होंने उसकी सहायता की थी, उसे वे ट्रक चालक दिखाई दिए जो वर्षों तक उसके ढाबे में आते रहे थे। और फिर उसने अन्नपूर्णा देवी की आवाज सुनी। अब समय आ गया है। आरव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अंतिम मसाला भोजन में मिला दिया। उसी क्षण एक अद्भुत सुगंध पूरे हॉल में फैल गई। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। विराज कपूर भी चौंक गया। यह असंभव है, लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था। जैसे ही जजों ने भोजन का पहला कौर चखा, पूरे सभागार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों की आंखें भर आईं, कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग अपनी पुरानी यादों में खो गए थे। एक बुजुर्ग निर्णायक ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह केवल भोजन नहीं है, यह पूरा भारत है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक विराज कपूर आगे बढ़ गया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। यह धोखा है। उसी समय उसके हाथ से एक छोटी सी धातु की वस्तु नीचे गिर गई। कबीर ने उसे तुरंत पहचान लिया। तो यह सब तुम्हारी योजना थी? विराज क्रोध से चिल्लाया। मुझे हर हाल में जीतना था? कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है। कुछ ही देर बाद अधिकारियों ने विराज को वहां से बाहर भेज दिया। अब पूरे सभागार की नजरें केवल आरव पर टिकी हुई थीं। मुख्य निर्णायक मंच पर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस वर्ष के विजेता हैं आरव रस्तोगी। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उसी क्षण स्वर्ण थाल चमक उठी। सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई और फिर अन्नपूर्णा देवी की आवाज गूंज उठी, तुमने स्वयं को योग्य सिद्ध कर दिया है। आरव मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया। फिर यह सब किसने किया? आरव ने धीरे से उत्तर दिया, मेरे परिवार ने, मेरे लोगों ने और उन सभी ने
जिन्होंने मुझे सिखाया कि भोजन केवल पेट नहीं भरता बल्कि दिलों को भी जोड़ता है। कुछ दिनों बाद आरव अपने पुराने ढाबे में लौट आया, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। पुरानी दीवारों को नया रूप दिया गया था, तवे की चमक वापस लौट आई थी। दूर दूर से लोग वहां आने लगे थे, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं बदली थी। दिनेश रस्तोगी आज भी उसी तरह मुस्कुराते हुए लोगों को खाना परोस रहे थे। एक शाम उन्होंने आरव से पूछा, अब आगे क्या करोगे? आरव मुस्कुराया, वही जो हमने हमेशा किया है। क्या? लोगों को घर जैसा भोजन खिलाऊंगा। उसी समय उसके सामने सुनहरी रोशनी फिर दिखाई दी। अंतिम मिशन पूरा हुआ, पुरस्कार प्राप्त हुआ, नई उपाधि, अन्नपूर्णा का रक्षक। आरव मुस्कुरा उठा, फिर उसने रसोई की ओर देखा, तवे पर घी डाला और एक नया अध्याय शुरू हो गया। If you enjoyed this video, there's plenty more waiting for you on Orc. Whether you're in the mood for historical stories, breaking news, horror, science, mythology, drama, crime, comedy or jokes, simply visit the playlist section on our channel and choose the content that matches your mood. Also, don't forget to check the video description. We've updated all of our playlists there, making it easy for you to find and enjoy the content that matches your interests. If you like our work and want to support us in creating more quality videos, please subscribe to Orc, like this video, and share it with your friends and family. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.